अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका आज हमारा पहला लेक्चर है एटम। फर्स्ट लेक्चर में आज हम एटम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम जो वर्ड है अगर वो देखें तो एटम वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड एटोमॉस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड एटोमॉस, एटोमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो वर्ड है एटम, एटोमॉस, ये डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलोसोफर था, उसने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। ठीक है। डिफाइन में अगर हम देखें तो हमारे पास दो डिफाइन हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। दूसरी डिफाइन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो छोटे से छोटा ज़रा जो आज़ादाना तौर पे आज़ाद अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और बाज़ सूरत हाल में वो नहीं भी रख सकता, मतलब वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन से एटम्स हैं जो आज़ाद रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट? तो वो हैं हमारे पास नोबल गैसेस। ठीक है। नोबल गैसेस क्या हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, RN जो है रेडॉन, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये याद रखना है, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कौन सा एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, आज़ाद ही रहता है। ठीक है, मोनोटॉमिक फॉर्म भी उसे हम बोलते हैं। वो इनमें से आपने ये सारे नाम याद रखने हैं। इन्हें हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, अनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है। बाकी जितने भी एटम्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, वो ऑलवेज किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लाइक कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद तौर पे नहीं रह सकते। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है? ये जो एटम का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है, डेमोक्रेटस या ग्रीक फिलोसफर जो थे वो ये सोचते थे कि मैटर जो है उसे अगर हम डिवाइड करें, फिर डिवाइड करें, फिर डिवाइड, मतलब डिवाइड सब डिवाइड करते जाएं, तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाते हैं जिसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ग्रीक फिलोसफर ने उस सबसे बेसिक यूनिट को, जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे एटम का नाम दिया। लेकिन उन्होंने ये जो बात की थी इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बात थी, तो इस वजह से नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये जो बात की उन्होंने, इसका उनके पास कोई लॉजिक या आप कह लें कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। ठीक हो गया, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? एटम इज डिविजिबल। ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एटम इनडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो एटम डिविजिबल है। एटम जो है वो मज़ीद सम एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना है, छोटे पार्टिकल्स से मिलने से बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल या स्टेबल पार्टिकल, दूसरे जो हैं वो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। याद रखें, फंडामेंटल या स्टेबल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये शॉर्ट के लिए याद रखना है, बाज़ दफ़ा शॉर्ट पूछ लेते हैं कि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके नाम लिखें। उसके अलावा अनस्टेबल कौन से हैं? मेजॉन, बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये नाम भी याद रखने हैं, ये अनस्टेबल हैं, ये वाले स्टेबल भी हैं और फंडामेंटल भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेबल है, ये कौन सा अनस्टेबल है, तो नाम सबके आएंगे तभी आप MCQs को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मोर देन 100 पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एन एटम। ये तो चंद एक जो हैं वो हमने पार्टिकल्स का नाम लिया। कहा जाता है कि 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक एटम में, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है रिसर्च बेस पे। तो ये याद रखना है, ये 100 से भी ज़्यादा, ये भी MCQs में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाल्टन्स वर्क। डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। उसने क्या किया? ही एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एटम। एटम की बेस पे उसने ये जो लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था लॉ,
ये भी इसने क्या किया था, डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है डाल्टन का, वो है इसकी एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। जितनी भी मैटर है उसे देखा जाए तो वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बनती है, और एटम्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से क्या हैं, डिफर करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास बर्जीलियस वर्क, अ स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस। ठीक है, अब इसने क्या किया, ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, मैनी ऑफ हिज वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यूज। ये याद रखना है, इसने क्या किया था, इसने वैल्यूज बताई थी, एटॉमिक मास डिस्कवर किए थे एलिमेंट्स के। उस वक्त जो इसने वैल्यूज डिस्कवर की थी वो आज की मॉडर्न वैल्यू से मिलती जुलती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ही डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल्स टू एलिमेंट्स। एलिमेंट को जो सिंबल देने का, अलामत देने का जो सिस्टम है वो भी बर्जीलियस ने किया था। सिंबल क्या होता है, हम कहते हैं सिंबल, अलामत जो है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट बाय वन और टू लेटर्स ऑफ इट्स नेम। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को याद रखना हो तो उसके लिए पूरे स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हाइड्रोजन। ठीक है, उसका जस्ट अगर हम एच लिख देते हैं तो इसका मतलब हम हाइड्रोजन की बात करें। तो क्या हुआ कि एक एलिमेंट को उसके नाम के ही लेटर से, पहले एक या दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो जो लेटर होगा वो उसके सिंबल कहलाएगा। ठीक है, अब जब नाम लिखते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि अगर नेम जो है वो वन लेटर हो, ठीक है, सिर्फ एक लेटर पर मुश्तमिल हो, तो वो लेटर कैपिटल लिखा जाता है हमेशा। लाइक कार्बन के लिए सी है, हाइड्रोजन के लिए एच है, नाइट्रोजन के लिए एन है, तो ये कैपिटल ही लिखे जाएंगे। लेकिन अगर दो लेटर्स पर मुश्तमिल हो तो फर्स्ट लेटर सिर्फ हम कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लिखेंगे। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ओनली। लाइक सोडियम के लिए एन ए है, हीलियम के लिए एच ई है, मैग्नीशियम के लिए एम जी है। एम कैपिटल है, जी स्मॉल है, एच कैपिटल, ई स्मॉल, एन कैपिटल और ए स्मॉल। ही आल्सो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसने कुछ एलिमेंट भी डिस्कवर किए थे जिसमें सीरियम है, थोरियम है, सेलेनियम है और सिलिकॉन है। तो ये हमारे पास है बर्जीलियस वर्क, बर्जीलियस ने क्या कुछ कंट्रीब्यूशन की थी। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। याद रखें, एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट का उसका आइडेंटिटी नंबर है, शनाख्त है उसकी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ये बाहर वाले शेल्स में घूम रहे होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो प्लस और माइनस वाला चार्ज जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इस वजह से एज अ होल अगर हम एटम को देखें तो वो हमें न्यूट्रल नज़र आता है। ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर, अब ये क्या चीज़ होती है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दिया जाए तो जो चीज़ आएगी हमारे पास वो हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम। एटम का सबूत, जो शहादत या उसका प्रूफ है अगर कहें तो वो क्या है, कैसे पता चलता है। अगर कंपाउंड या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ की जाए तो उससे हमें एटम का जो है वो साइज़ पता नहीं चलता। उसकी क्या रीज़न है, द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 500 नैनोमीटर। जिसका साइज 500 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा हो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। द ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 500 नैनोमीटर कैन नॉट बी सीन विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। वो ऑब्जेक्ट, वो शय, वो चीज़ जिसका साइज जो है वो 500 नैनोमीटर से कम होगा उसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। द एटम इज़ वेरी स्मॉलर देन 500 नैनोमीटर, सो इट इज़ नॉट विजिबल विद दिस माइक्रोस्कोप। एटम का साइज बहुत स्मॉल है, इस वजह से इससे हमें नज़र नहीं आता। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड में असल में क्या होता है, इसमें हम लाइट को एज अ इल्यूमिनेटिंग सोर्स यूज़ करते हैं, और लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो बड़ी होती है। एटम जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल ये एटम है और ये
लाइट गुजर रही थी, तो वो लाइट इसके साथ टकराती ही नहीं है, तो इस वजह से एटम विजिबल नहीं होता। लेकिन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें क्या होता है, कुछ आइडिया हो जाता है। इट यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करती है, विच हैज मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की निस्बत इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। द फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट टेकन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स इज शोन वेयर ब्राइट बैंड्स आर एटम्स ऑफ कार्बन इन लेयर फॉर्म। अगर हम बुक पे देखें तो हमारी बुक पे इस तरह जो है वो एक डायग्राम दिखाई हुई है, जो कि लेयर ये वाली जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कार्बन के एटम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये कितने टाइम जो है वो बढ़ा के दिखाई गई हैं, मैग्नीफाई करके 15 मिलियन टाइम ये मैग्नीफाई करके दिखाई गई हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है एक्स रेज वर्क। एक्स रेज वर्क से हमें एटम के बारे में क्या कुछ पता चला। डायमीटर ऑफ एटम का हमें पता चला, तो वो कितना है जी, 2 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम जो बराबर होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ये बच्चों याद रखना है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये है हमारे पास 2 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसे हम नैनोमीटर में लेके आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। -9 जो होता है वो नैनो होता है, तो डायामीटर किस में आ जाएगा, 0.2 नैनोमीटर। ये आपने एंगस्ट्रम में भी और नैनोमीटर में भी याद रखना है, ठीक है। अब डायामीटर पता चल गया तो रेडियस पता चलाना उसका क्या होगा, आसान। जितना डायामीटर है उसका हाफ कर दें तो रेडियस आ जाएगा। 2 एंगस्ट्रम डायामीटर है तो 1 एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा। 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 10⁻⁻9 मीटर या 0.1 नैनोमीटर, ये क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा। लास्ट में है हमारे पास मैसेज ऑफ एटम। एटम बहुत स्मॉल है, इस वजह से इसका मैस भी बहुत कम है। मैस ऑफ एटम रेंज कितनी है, 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg, ठीक है। ये kg में रेंज है। अब अगर हम देखें कि 1 AMU 1 एटॉमिक मैस यूनिट वो किसके बराबर है, वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किलोग्राम है। अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 मीन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10⁻³ प्लस में है, ये 27 माइनस में है, तो +3 -27 कितना रह जाएगा, -24। तो ये आंसर हमारे पास ग्राम में आ जाएगा। इसे मज़ीद अगर मिलीग्राम में लेके जाना हो तो मज़ीद 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻³ प्लस में और ये माइनस में, तो कितना रह जाएगा, 10⁻⁻21 मिलीग्राम, ठीक है। लास्ट पे है एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, अ फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप अगर हम लगाएं तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, अबाउट 2 मिलियन एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एटम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर 1 में दी गई है। अल्लाह हाफिज़।